तो दोस्तों कभी आपने सोचा कि अगर 125 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग चल रही हो या 144 बीएनएस सीआरपीसी की अगर वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और उस टाइम पे वो जिरह का वो समय आ गया है जहाँ पर आपको करना ही है, और ऐसे टाइम पे मान लीजिए जो हस्बैंड है वो पैसा नहीं पे कर रहा है वाइफ को, काफ़ी लंबे टाइम से अगर वो अमाउंट पेंडिंग है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं स्लोली वाइज। तो दोस्तों हुआ ये था कि केस के फैक्ट्स इस तरीके से थे कि ये केस 125 सीआरपीसी का काफ़ी टाइम से दोस्तों चल रहा था। इसमें मुझसे पहले कोई और काउंसिल थे, उन्होंने केस को काफ़ी लंबा खींचा और केस में इतनी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रखी थी। फिर हमने 6 से 7 डेटों में जो हमारी टीम ने मिलके 6 से 7 डेटों में हमने इसमें काम किया और इसको हम लोग एजीरा की पोजीशन पे लेके आए, जहाँ पे हमको हस्बैंड का क्रॉस एग्जामिनेशन करना था। इसके अलावा दोस्तों मैंने ये भी देखा कि 125 में जो इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ हुई थी वो अभी तक के पेंडिंग ही थी। उसने स्टार्टिंग में शायद अभी तक के जो मतलब आज की डेट तक के लगभग 1,34,000 रुपये वो अमाउंट बना था दोस्तों, और सिर्फ उसने 10,000 रुपये ही उसमें से पे किए थे। अब हमको इसके लिए क्या करना होता दोस्तों, आप लोग ये जान लीजिए जो भी न्यूली एडवोकेट्स हैं, आप एक एप्लीकेशन बनाइएगा रिकवरी वारंट की, जहाँ पर आप कोर्ट से ये कहेंगे कि इस डेट से लेके इस डेट तक के, मतलब आप पहले कोर्ट को ये बताओगे कि इस डेट में इतना पैसा इसमें एंट्री में अलाउ हुई थी और डेट ऑफ एप्लीकेशन से अभी तक की इतना पैसा पेंडिंग है, इसमें से सिर्फ इतना अमाउंट रिसीव है, इसलिए इस रिकवरी वारंट जब आप एप्लीकेशन दोगे तो कोर्ट उसको कंसीडर करेगी और कोर्ट उस पर अलाउ करेगी। तो जहाँ पे हस्बैंड की लाइबिलिटी तब बनती है, क्योंकि जनरली ये चीज़ होती है, पैसा नहीं वाइफ को मिलता है तो उस कंडीशन में ये आपको करना ही करना होता है, तब हस्बैंड पे लाइबिलिटी आती है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर होता है, उनको करना ही करना होता, नहीं करेंगे तो कोर्ट के पास और ऑप्शन होते हैं। अब ये मैंने एप्लीकेशन कोर्ट में दी, फिर कोर्ट ने कहा कि आपकी फ़ाइल जो है वो जीरे पे लगी, जीरे पे तो आप इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन आज की डेट में कीजिए। तो आज मेरी वैसे भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, जिस कारण मैंने पूरी कंप्लीट जीरा नहीं करी, मैंने इसको कंटिन्यू रखा। अब मैं इसको नेक्स्ट डेट में कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने जीरे में मैंने देखिए, जीरा जब भी आप करेंगे तो ये नहीं कि आप एकदम से सडनली सारे क्वेश्चन नहीं पुट करेंगे। आप पहले भूमिका बनाएंगे कि आपकी शादी कहाँ हुई थी, किस डेट में हुई थी, आपके कितने बच्चे हैं, आपके घर में कौन है, ठीक है, आपके फादर क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आपका और सोर्स, फिर ये सब चीज़ें हो गई, मतलब धीरे धीरे आप फिर उसके फाइनेंशियल स्टेज पे आएंगे, क्या क्या सोर्सेस हैं, अदर क्या सोर्सेस, ये सारी चीज़ें आप उससे पूछेंगे। ठीक है, आपका अपनी पत्नी के प्रति क्या रवैया था, कैसे क्या चीज़, ये सब चीज़ें आप पूछेंगे। फिर इसके अलावा जो हस्बैंड जो एविडेंस लगाता है दोस्तों, उस एविडेंस पे आप उससे क्रॉस करोगे कि भाई ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है, ऐसा था, ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें आप एक होती, ये आर्ट ऑफ कोर्ट है दोस्तों, ये हर वकील को सीखना ही सीखना पड़ता है। वो आप जब करोगे वो धीरे धीरे अपने आप आ ही जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक केस में एक और था, सेक्शन 24 अलाउ हुआ था, वो भी उसमें ये हुआ था, वो 8,000 रुपये एक मुश्त राशि आप दोगे, वो केस ऑर्डर हो गया था। अब हमने क्लाइंट से ये कहा कि आप वो पैसा मत लीजिएगा, इसके लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो अगर वो देखिए, उन्होंने तो एक 8,000 रुपये हमको दे दिया, हमारा तो उन्होंने तो ऑर्डर को कंप्लाइंस कर दिया, लेकिन हम पैसा मैंने रिसीव नहीं किया, जिसलिए वो कंप्लाइंस नहीं अभी तक के हुआ है। इस वजह से हम उसकी अभी सर्टिफाई कॉपी निकाल के हम जिस चीज़ से जाएंगे हाई कोर्ट में उस ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे आप दो चीज़ें सीखिए कि आप जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन जीरा कर रहे हैं तो आप पहले फाइल को पूरा एनालिसिस करिए। आप क्वेश्चन फ्रेम कीजिए कि कौन से क्वेश्चन पहले, कौन से पहले नॉर्मल क्वेश्चन, फिर उससे थोड़ा सा टफ, फिर थोड़ा ऐसा से आप क्वेश्चन बनाइए। ब्रीफ पॉइंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन वहाँ पूछ पाओगे, वरना आप खाली फाइल के अलावा पूछ ही नहीं पाओगे। इसके अलावा दोस्तों क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत आपको सटीक क्वेश्चन पूछने होते हैं। आप ये नहीं कि आप इधर उधर के घुमा के मत पूछिए, बहुत से मैंने लोगों को देखा बहुत घुमा घुमा के पूछते हैं, वो एक क्राफ्ट है, वो लोग घुमाते हैं, वो उसी केस के सराउंडिंग घुमाते हैं। ये आपको करना का, या अपने आप सीखोगे या फिर किसी अपने सीनियर के द्वारा आप सीखोगे। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया कि रिकवरी वारंट कैसे जारी कराया जाता है। एक एप्लीकेशन आप दीजिए कोर्ट में, आप कोर्ट से आप कहेंगे कि भाई इसमें इतना इतना पैसा अभी तक के मिला, इतना पैसा नहीं मिला, इतना पैसा हमारा पेंडिंग है, कोर्ट आपको रिकवरी वारंट वहाँ पे कोर्ट आपकी अलाउ कर देगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रही। बाकी अभी हम पूरा मैंने जीरा नहीं करी दोस्तों, अब हम इसमें 125 के जो जीरा है वो हम फर्दर डेट पे करेंगे और हम आपको इसमें अपडेट भी करेंगे क्या मैंने जीरा की दोस्तों। तो आपसे मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में और एक नए समय के साथ में। मौसम काफ़ी दोस्तों चेंज हो रहा है, जिस वजह से तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है मेरी।
बट मैं कोशिश करता रहूँगा कि जल्द से जल्द आपको अपडेट करूँ। इसके अलावा AIB का एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे सीरीज़ बनानी है, वो भी मैं जल्द ही दोस्तों आप लोगों को शेयर कर दूँगा शॉर्ट्स वीडियो में।